20 से 30 साल के अंदर जितने भी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते हैं उसका हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है? आपकी स्किन वाहिद ऑर्गन है जो साइज में बढ़ता रहता है। व्हाइटनिंग इंजेक्शन इस एज में यूज कर लेने चाहिए? ये अपने आप से दुश्मनी है। इस एज ग्रुप में लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अक्सर। वेन्स उस साइड की हैं वो स्वेल कर जाती हैं। सेल्फ प्लेयर की वजह से क्या हमारी ये सारी चीजें डिस्टर्ब होती हैं? 40 पे जाके वो खत्म हो जाएगी मशीनरी। फिब्रॉइड्स का नुकसान क्या होता है? प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसकी वजह से कई बार रिस्की हो जाता है। लेडीज का जो एक मखसूस अयाम होता है तो उनको किसी तरह मैनेज किया जा सकता है? नेवर एवर, मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, चाहे गायनी वाली सारी मेरे खिलाफ हो। क्या आपको पता है कि जैसे ही आप 20s में एंटर होते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, लेकिन हम लोग उन चेंजेस के बारे में जानते ही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें डील करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। आज का ये पॉडकास्ट इसलिए भी जरूरी है कि हम ये समझ सकें कि लड़कों में ये किस किस्म के चेंजेस होते हैं, कौन से मेंटल, फिजिकल और इमोशनल चेंजेस होते हैं जिनसे उनकी लाइफ चेंज हो रही होती है, उनकी बॉडी चेंज हो रही होती है, और इसी तरह लड़कियों में भी ये चेंजेस वेरी कर रहे होते हैं। तो इस पॉडकास्ट में मैंने डॉक्टर जावेद अहमद से वो सारे सवालात पूछे जिनसे मैं इस एज टेन्योर में गुजरी थी, और मैं ये चाहती हूँ कि इनके तवज्जुद से वो सारी चीजें आपको भी पता चले ताकि आप और मैं सब इस चीज को डायग्नोज कर सकें कि कहीं वो चेंजेस जो हैं वो बीमारी में तो कन्वर्ट नहीं हो रहे। इन सब सवालों के जवाब समझने के लिए पॉडकास्ट को एंड तक लाजमी देखें। 20 से 30 साल के अंदर जितने भी बॉडी में इंटरनल चेंजेस आते हैं उसका हमारी स्किन पे क्या इफेक्ट आता है? एक वर्ड यूज होता है बेबी स्किन। बेबी स्किन। तो इसका आपने भी देखा होगा कि सारे ही बेबी जो होते हैं, मेजॉरिटी बेबी, अगर ज़रा सी भी उनकी बैलेंस डाइट माँ बाप की थी और वो अच्छे घर में ज़रा या मिडिल क्लास में भी है तो बड़ी फ्रेश और सॉफ्ट स्किन होती है उनकी। 20 तक आते आते उनके हार्मोनल चेंजेस बॉडी में आनी होते हैं और बॉडी ने कंप्लीट होना होता है, तो मज़ीद कलर थोड़ा सा टैन हो जाता है। शुरू में ज़रा सारे ही गोरे ही लगते हैं, लेकिन फिर थोड़ा डिफरेंस आना शुरू होता है। लेकिन 20 और 20 तक बॉडी फिजिकली पूरी कंप्लीट हो चुकी होती है। मास्वाइज थोड़ा बहुत मसल मैस जिसमें एक्सरसाइज रोल प्ले करती है, और उसमें मेल्स और फीमेल में 20 और 30 के दरमियान उनके मसल्स की स्ट्रेंथ अपनी पीक पे जाती है। जवानी या जोर वो उनमें मैक्सिमम आ जाता है। उसके साथ उनकी स्किन ने भी स्ट्रेच आउट होना होता है। अगर वो मस्कुलर हो रहा है किसी भी वजह से, चाहे वो खा पी ज़्यादा रहा है, एक्सरसाइज ज़्यादा कर रहा है, उसको शौक है, फिटनेस फ्रीक है, तो स्किन भी उसकी जो है उसी हिसाब से स्ट्रेच आउट भी करेगी मसल्स जब उसके डेवलप होंगे। लेकिन स्किन के अंदर ग्रॉसली कोई ऐसी चेंजेस नहीं आएंगी एज से रिलेटेड। 20 और 30 तक आपकी स्किन पे मलाजमास बढ़ जाएंगे या कम हो जाएंगे या नहीं भी होंगे, ठीक है। कोलाजमा, मलाजमा, छाइयाँ, ये वो। प्रेगनेंसी से भी कुछ चेंजेस आती हैं, शादी के बाद वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। या किसी बंदे के अंदर ग्लैंड्स में कोई एबनॉर्मेलिटी है, गर्ल में या बॉय में, उसमें हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया, वो भी स्किन पे चेंजेस आ जाती हैं। लेकिन आप चूँकि टोटलिटी में बात कर रहे हैं और नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की बात कर रहे हैं, तो उसकी स्किन के ऊपर उसमें वो इनोसेंस चली जाएगी जो बेबी की थी। स्पेशली अगर वो चालाक बन जाएगा और वो ऐलान करेगा कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे तो बहुत इल्म है, मुझे तो बहुत पता है, और वो प्लानिंग्स करेगा और सारा कुछ करेगा, तो उसकी जो भी सोच है वो उसकी स्किन पे रिफ्लेक्ट थोड़ी करती है। उसके हार्मोनल चेंजेस उस हिसाब से होंगे ना, ठीक है। लेकिन ग्रॉसली आप कहें कि जी स्किन में क्या चेंजेस आती हैं इस एज और उस एज में, कोई चेंजेस नहीं आती हैं। वो उसकी स्किन अलबत्ता बॉडी का वाहिद ऑर्गन है जो आपकी एजिंग, जब आप एडल्ट हो जाते हैं, आपकी फ़िज़िकल बॉडी कंप्लीट हो जाती है, तो आपकी बॉडी और स्किन में बाल भी आते हैं और नाखून भी आते हैं। Exactly. तो आपकी स्किन वाहिद ऑर्गन है जो साइज़ में बढ़ता रहता है। बाकी सब एक सर्टन साइज़ पे आके रुक जाएंगे। अगर मेरी हाइट 5 फीट होगी तो मेरा लिवर उस हिसाब से होगा, मेरी स्प्लीन उस हिसाब से होगी, मेरी किडनीज उस हिसाब से होंगी। मेरी हाइट 6+ है तो बाकी ऑर्गन उस हिसाब से एक सर्टन लेवल पे आके वो रुकेंगे। लेकिन स्किन वाहिद ऑर्गन है जो एज के साथ बढ़ती रहती है, इसलिए ये छोटी नहीं पड़ती। कहते हैं ना बच्चा बड़ा हो गया जी, कपड़े छोटे पड़ गए हैं। कपड़े कभी भी छोटे नहीं पड़ते, बच्चा बड़ा होता है ना। बच्चा बड़ा तो होता है। हमारी हाइट भी बढ़ती रहे, सारा कुछ होती रहे, लेकिन स्किन एक वाहिद ऑर्गन है जो कि हमारे ऊपर एक लिबास है। नेचुरल कॉम्प्लेक्शन या नेचुरल जिस भी तरह का आपको अल्लाह ताला ने बना दिया है, उसके बावजूद हमें इस एज के अंदर स्पेसिफिकली, क्योंकि मैंने आपको बताया
रिलेशनशिप की भी बहुत टेंशन होती है। इस एज में हमें बहुत सारे लोग अच्छे लग रहे होते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, फिर हमारी ये कोशिश होती है कि हम उनको भी अच्छे लगें, ठीक है। तो उस चक्कर में हम लोग बहुत सारे वाइटनिंग इंजेक्शंस की तरफ चले जाते हैं, सप्लीमेंट्स की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग अगर मोटे हैं थोड़ा सा तो वो पतले होने के लिए बहुत स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मुझे ये बताएं, जो ये वाइटनिंग इंजेक्शंस वगैरह लगाते हैं, हम डिफरेंट ड्रिप्स यूज़ करते हैं कि हम पतले हो जाएं या हेल्दी हो जाएं, तो क्या ये सप्लीमेंट्स वगैरह इस एज में यूज़ कर लेने चाहिए या ये ड्रिप्स ले लेनी चाहिए? मदर नेचर का वर्ड यूज़ होता है। माँ जितनी अपने बच्चे की सगी होती है कोई नहीं होता, ठीक है। और अल्लाह ने भी जब प्यार को क्वांटिफाई किया ना, आपकी हर चीज़ की आप क्वांटिफिकेशन करते हैं, ये लाइट कम है ज़्यादा है, आवाज़ ज़्यादा है कम है, ये है वो है। प्यार ज़्यादा और कम कैसे मेजर किया जाए, ठीक है। तो अल्लाह ने उसका पैमाना माँ को रखा है। अल्लाह ने जब एक्सप्लेन करना चाहा, ये हमें समझाना चाहा, ये नबी ने समझाया, तो उन्होंने कहा कि अल्लाह तुम्हें माँ से भी 70, तो माँ इज़ स्टैंडर्ड यार्ड। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह। अब वो मदर नेचर जो है वो आपके साथ कभी ज़्यादती नहीं करती और बैलेंस रखती है, ठीक है। ये नेचर चली इसीलिए इसमें बैलेंस है, ये कायनात बैलेंस पे कायम है, नहीं तो ये काम ख़राब हो जाता। अब उसने अगर मुझे डार्क कम्प्लेक्शन दी है और आपको फेयर कम्प्लेक्शन दी है और किसी को बिल्कुल ही वाइट कम्प्लेक्शन दी है, इसकी हिकमत तो पीछे उसको पता है बेशक। लेकिन हर कम्प्लेक्शन में भी कुछ डिजीज़ेज़ ऐसी हैं जो डार्क कम्प्लेक्शन में ज़्यादा चांसेस हैं, कुछ हैं जो फेयर स्किन में ज़्यादा चांसेस हैं, ठीक है। फिर मुख्तलिफ़ इलाकों के मुख्तलिफ़ एनवायरनमेंट्स के भी अपने इम्पेक्ट्स हैं। वहाँ के रहने वालों के लिए वो बीमारियाँ थोड़ी ज़्यादा हैं, दूसरे जाते हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र करते हैं वहाँ पे। अपने इलाकों में उन्हें वो मसला ही नहीं होता, प्रॉब्लम नहीं होता, ठीक बिल्कुल है। ऐसा। तो नेचर ने ये सब डिसाइड किया होता है और जहाँ आप पैदा हो रहे थे आप उसके हिसाब से होते हैं, इसलिए खाम खा हिजरत करनी नहीं चाहिए। इसलिए हिजरत 2-3 वजूहात के अलावा अलाउड नहीं है। आपके लिए नेचर ने सारा कुछ बड़ा कंफर्ट जोन बनाया होता है। अब आप कंफर्ट जोन में ना रहना चाहें तो फिर आपके मसले हैं। लेकिन सर सोसाइटल प्रेशर्स भी तो है ना, वो सारी वो इंसान ने अपनी बना ली है, जिसकी वजह से नहीं, मेरा नहीं ख्याल अपनी बनाई है, क्योंकि ऑब्वियसली जब अब एक लड़की भी है, अगर अब वो थोड़ी सी मोटी है तो आते जाते 10 लोग जब उसको कहेंगे यार तुम मोटी हो, इवन पेरेंट्स कहना स्टार्ट कर देते हैं। मोटा उसने खुद को किया है। नहीं, एक तो बाय बर्थ भी कुछ लोग काफी हेल्दी माशाल्लाह होते हैं, उसके पीछे माँ बाप का रोल है, ठीक है। आपने गरीबों के कितने के बच्चे मोटे देखे हैं, ऐसे ठीक है। यूरिक एसिड आपने गरीबों में कितनों में हाई देखा है, बिल्कुल ठीक है। ये ज़्यादा खाते पीते लोगों की बीमारी है। मोटापा तो चलने की अलग चीज़ है कि कोई कई बार कुछ हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल इश्यूज ऐसे होते हैं, कुछ लोग ओवर ईटिंग कर जाते हैं, कुछ मसले होते हैं, लेकिन उसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। विल पावर, फिर आपकी इंटरनल स्ट्रेंथ, विल पावर आपकी डिटर्मिनेशन उसमें काउंट करेगी और आप अपने आप को एक्सरसाइज और डाइटिंग और ये सारे प्लान्स के साथ डॉक्टर्स के साथ मिलके, कल ही एक डॉक्टर साहिबा मेरी 2 साल बाद आई तो मैंने उन्हें नहीं पहचाना, मेरे क्लिनिक पे आती थी, दोनों मियाँ बीवी डॉक्टर हैं, स्पेशलिस्ट हैं। तो मैंने नाम से उनका ज़रा यूनिक नाम पहचान लिया, लेकिन फिज़िकली 25 kg उन्होंने वेट लूज़ किया हुआ था और बिल्कुल डिफरेंट थी। तो मैंने कहा कि अल्लाह रहम करे शायद बीमार हो गई, उनके फेस से वो बीमार लग रही थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं जी, उन्होंने स्ट्रिक्ट डाइट किया, फिर वो रह नहीं सकी, फिर उन्होंने कहा डॉक्टर साहब मैंने ओज़ेम्पिक यूज़ किया। अब वो इंजेक्शन भी उन्होंने ठीक ठाक 8 माह यूज़ कर लिया, तो 75 से वो 49 पे बल्कि आ गई ओवर 8 मंथ्स। लेकिन चलें साइज़ 0 हो गई वो, लेकिन हाल कोई नहीं था, ठीक है। ये शेप अगर वो 60s के बाद जाके अचीव करती हैं, दादी अम्मा नानी अम्मा बन के, तो फेस और सारा कुछ तो वो ठीक था, लेकिन शायद उन्हें अपना आप अच्छा लग रहा था, वो कि फ़ाइन, ठीक है। लेकिन अननेचुरल जहाँ भी आप होंगे ना, वो उसकी कॉस्ट होगी। तो आपका सवाल था कि ये इंजेक्शंस लगवाने चाहिए या ये करने चाहिए नहीं करने चाहिए। अगर सिर्फ मेरी राय मांगती हैं तो मैं ये कहूँगा कि मैं नहीं करवाऊँगा ये, ना मैं अपनी बेटी को रिकमेंड करूँगा, ना मैं किसी और को रिकमेंड करूँगा। मतलब जितने आगे भी ये प्रोसेसेस ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गए हैं, हाइफू, अगर आपका फेस मोटा है तो आप नीडल्स के थ्रू या वो आपकी फैट बर्न कर देते हैं, जी, फिर अगर आपकी डबल चिन है तो वो भी, जी, ये सब चीज़ें भी यानी नहीं करवाएं। मेरे इसमें बहुत से दोस्तों का बिजनेस इन्वॉल्व है, डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, बड़े पैसा लगा के उन्होंने ये यानी हम 20 से 30 साल के बच्चों को अवेयरनेस नहीं देंगे। जो 20 से 30 साल के बच्चे हैं उन्हें अपने अल्लाह से इतना प्यार के जिसने उन्हें बनाया है, उन्हें
जैसा उन्हें बनाया वही खूबसूरत है। उन्हें अपने आप से प्यार करना चाहिए। ये अपने आप से दुश्मनी है, वो अपने आप से प्यार करें, ठीक है। अपने आप को रिकग्नाइज तो पहले करें, अपने आप को पहचाने तो सही पहले। हार्मोनल चेंजेस काफ़ी ज़्यादा हमारी बॉडी में जब आती है ना, मैंने कुछ औरतें ऐसी देखी थी, मैं एक दफ़ा सैलून पे गई हुई थी, तो उस औरत के इतने ज़्यादा यहाँ पे बाल थे कि ऐसे लग रहा था जैसे मर्द के जैसे बाल होते हैं, दाढ़ी टाइप, बहुत ज़्यादा बाल थे, और वो उसकी वैक्सिंग करवा रही थी। तो मैंने उनसे पूछा, मुझे शुरू से क्वेश्चन करने का बड़ा शौक होता था, थी तो बहुत छोटी उस टाइम पे, मैंने उनसे पूछ लिया कि ये आपकी दाढ़ी आती है? छोटी थी, पता नहीं था ऐसे पूछने के कहना भी नहीं चाहिए। मैंने डायरेक्ट उनसे पूछ लिया आपकी दाढ़ी आती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि नहीं बेटे, ये हार्मोनल चेंजेस जब होते हैं ना, तो उसके बाद आपकी बॉडी पे इस तरह के इफ़ेक्ट्स आते हैं। तो ये कौन से ऐसे चेंजेस होते हैं कि हम खुद अपनी इस एज के अंदर उन चीज़ों को, मतलब हमें पता भी चल जाए कि हमारे हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, और हम अपनी स्किन की भी केयर कर सकें? देखिए, बच्चा जब स्टार्ट करता है ना फर्स्ट डे ऑफ लाइफ से ऑनवर्ड, या माँ के 9 महीने, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आप 20-30 पे हमने रहना है, लेकिन मसला ये है कि आपको बेस तो पता नहीं करनी पड़ेगी ना। आप तीसरे फ्लोर की सेहत के बारे में बात करेंगे, डॉक्टर साहब इसी पे बात करनी है। अब बुनियाद ही नीचे रेत पे है, तो अब मुझे कहना तो पड़ेगा कि ये दीवारों में जो दराड़ें आई हैं ये नीचे बेस पे मसला है, ठीक है ना। तो माँ की सेहत बहुत इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली उन 9 मंथ्स में, और उसमें भी उसकी इंटरनल सेहत, उसका थॉट प्रोसेस। अगर वो शदीद गुस्से और नफ़रत में है, वो शदीद स्ट्रेस में है, तो बच्चे की फ़िज़िकल वेल बीइंग पे उसका बहुत इफ़ेक्ट आता है। और बाप अगर हराम और हलाल की तमीज़ नहीं कर रहा और हराम कमा के ला रहा है, ठीक है, या माँ को टॉर्चर दिया हुआ है, या नेगेटिविटी जो उस घर में बहुत ज़्यादा है, या वो खातून उसके इर्द गिर्द बहुत नेगेटिविटी है जहाँ वो फाइट कर रही है, तो ये सारा इम्पेक्ट उस बेबी पे आएगा। जब वो बेबी पैदा होगा, वो बेचारा तो नहीं पूछेगा आपको कि अब्बा जी ये पानी हलाल का है कि हराम का है, तो पी जाएगा, ठीक है। या अम्मा को आपने जो कुछ खिलाया ये हलाल है या हराम है, या अम्मा को हलाल खरा के आपने अम्मा को इतना जिच किया कि खाया पिया हराम कर दिया उस बेचारी का, ठीक है। और वो उस गुस्से और नफ़रत में वो उसको उसके बाप से ही नफ़रत है, मजबूरी से रह रही है वहाँ पे। तो उस बच्चे के अंदर वो जो 25%, यूँ समझ लें कि 2 मोबाइल कंपनियों ने मिल के एक सिम बनाई है, उस सिम में दोनों के सिग्नल्स आ रहे हैं ना। जिसके फ़ोन में यू फ़ोन है उसकी सिम यू फ़ोन आ रही होगी, जिसमें वारिद है वारिद आ रही है, जैसे टेलीनॉर है टेलीनॉर। तो ये वारिद और यू फ़ोन ने मिल के एक सिम बनाई है। अब माँ के 75% राइट है, क्योंकि खून उसी का ये ज़्यादा यूज़ हुआ है। 9 महीने उसने अपना खून भी दिया, उसकी बॉडी पे झीला है उसने नौजिया वॉमिटिंग सारा कुछ बेचारी ने बर्दाश्त किया, प्लस उसके बाद दूध भी अपनी हड्डियों से पिला रही है। 75% उसकी राइट, लेकिन वो अब्बा जी ने जो दूध में दही की जाग लगाई है वो 25% तो नहीं निकल सकता। उस 25% से अगर माँ नफ़रत कर रही है, उसको उस बच्चे के दादे से या दादी से या फुप्पी से या अब्बे से शदीद नफ़रत है, किसी बात पे गुस्सा है, या उन्होंने उसको टॉर्चर किया है या जुल्म किया है, तो वो जो नेगेटिव सिग्नल्स वहाँ जा रहे हैं थॉट के, वो यहाँ भी आ रहे हैं बच्चे पे। तो बच्चा बीमार पैदा हो गए, उसके कंजेनिटल डिफेक्ट्स आ रहे होंगे, पैदाइशी उसके डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो बच्चा बीमार नहीं होता, माँ बाप बीमार होते हैं। अब अगर उस बच्चे को आपने हराम के पैसे पे पाला है, या नेगेटिव माहौल में पाला है, या बच्चा स्ट्रेस में रहा है, उसके हार्मोनल चेंजेस वो नहीं होंगे, या उसको कोई सेक्सुअली मोलेस्ट या परवर्शन की तरफ ले जाता रहे, बच्चे के पास कोई चॉइस नहीं थी। 10 और 20 के दरमियान आके उसको पता चलना शुरू हुआ कि ये गलत था और ये सही था, जो उसे पता ही नहीं था। या और मेरा इफेक्ट 20 के बाद आना स्टार्ट हो गया। 20 के बाद तो अब उसने इफेक्ट तो उसके ऊपर आ रहा है। 18-20 से अब उसके पास कुछ कंट्रोल आ गया। अगर उसको पता चल गया है कि उसका बाप बदनामे ज़माना इंसान है, या उसके बाप की ये हरकतें ठीक नहीं है, या उसकी हरकतों को बाहर तो लोग बॉदर नहीं करते, या उसने छुपाई हुई है, लेकिन उसकी माँ को पता है और माँ उस टॉर्चर में है, या घर का माहौल अफेक्टेड है, तो वो चैलेंज कर सकता है बाप को। अब वो स्टेज पे आ गया है कि वो बाप को या माँ को या उस माहौल को चैलेंज कर सकता है। अगर वो चैलेंज नहीं कर सकता तो वो रिजेक्ट कर सकता है। वो कह सकता है कि मैंने यहाँ से कुछ नहीं लेना, मैं बाहर जा रहा हूँ। गंजापन आना स्टार्ट हो जाता है, तो ये भी इसी एज ग्रुप में होना स्टार्ट हो जाएगा। जहाँ तक तो गंजापन है या बाल ज़्यादा गिरना, ठीक है, और इसमें भी डिफरेंट फॉर्म, बालचर भी, जैसे उर्दू में आप ज़बान में कहते हैं, हम उसे एलोपेशिया मेडिसिन में भी कहते हैं, और भी पैचेस में भी बाल उड़ जाते हैं। लेकिन जहाँ तक गंजापन है,
ये देखा गया कि ये हेरिडिटरी डिजीज़ है, ये जेनेटिक्स में आ रही होती है। ठीक है, मतलब मेरे ददियाल में बिल्कुल नहीं है, लेकिन मेरे ननिहाल में है। और हम सारे भाइयों को 40 से और 50 से आगे बिल्कुल नाना जी की तरह हमारी जो है ना चुंदिया बननी शुरू हो गई। ठीक है, मेरे ददियाल में जो कज़न्स थे उनकी, हालांकि कज़न मैरिज जिनके पीछे उनके पेरेंट्स की अपनी ददियाल की साइड पे शादियाँ हुई, वहाँ नहीं है गंजापान। जिनके ननिहाल में थी उधर से आ गया। ठीक है, मेरे भी एक मेरे एक और भी है, ये इनहेरिटेंस में आता है एक तो। ठीक है, और वो यूजुअली ज़रा लेट 40 के बाद शुरू होता है, यानी वो इस एज ग्रुप में नहीं वो होता। इनहेरिटेंस में है। जो 20 और 30 में चंद डिजीज़ ऐसी हो जाती हैं, उसमें भी ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं वो, उसमें बाल गिरना शुरू होते हैं, इवन 20 से पहले भी गिरना शुरू होते हैं। मेरे पास बच्चियाँ आ रही हैं ऐसी कि वो PRP भी करवा रहे हैं, मुख्तलिफ चीज़ें करवा रहे हैं कि उनके बाल बहुत कम रह गए हैं, गिर रहे हैं, हो रहे हैं। इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी इसमें भी जितना आपका स्ट्रेस लेवल और एंजाइटी लेवल ज़्यादा है तो वो ऑब्वियसली आपके बालों पे भी इफेक्ट बेसलाइन ये निकलेगी उसकी। ठीक है, और वो फिर उनकी जो भी स्ट्रेस है और जो उनका थॉट प्रोसेस है, उससे जो हार्मोनल चेंजेस आती हैं, और उनकी बॉडी के अंदर मुख्तलिफ न्यूरोट्रांसमीटर्स भी हैं, और जो उनकी न्यूट्रिशन है। आप ये भी नोट कर लो, जिस साल में आप किसी भी स्ट्रेस में खुदा न खास्ता ज़्यादा थे, उस साल में ना आपने बॉडी वेट ज़्यादा गेन किया बल्कि शायद लूज़ ही कर दिया। ना खाना खाने का मज़ा था, ना खाने को टाइम होता था, ना खा के भी मज़ा आता था। और जिस साल में आपने कुछ अचीव किया हुआ था और आप कंफर्टेबल थे और आप अचीव कर रहे थे, तो आप खाने के मज़े भी आ रहे थे और आपका सेहत भी बेहतर थी और आपकी ओवरऑल जो है फीलिंग भी बेहतर थी। ठीक है, तो वो आपका इम्पैक्ट आता है आपकी उसकी सोच पे। इस एज ग्रुप में लोग हेयर ट्रांसप्लांट करवा लेते हैं अक्सर। ठीक है, तो क्या उन्हें मतलब इसी एज में करवा लेना चाहिए? मतलब अगर एक पैच आ गया या हल्के से उन्हें फील होना स्टार्ट हो गया कि यहाँ से अब उनमें गंजापन आ रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन से जी हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिए, तो क्या ये इस एज के लिए ठीक है, बिल्कुल कंफर्टेबल है? ये उनको स्किन के डॉक्टर के पास पहले जाके पता करना चाहिए कि ये डिज़ीज़ से तो नहीं बाल उड़े और वो ये दोबारा आ तो नहीं सकते। कोई स्कैल्प की ऐसी कंडीशन है, स्किन की ऐसी कंडीशन है, तो वहाँ पे शायद दोबारा आ भी जाएँ थोड़े से इलाज के साथ या कुछ, या डॉक्टर उन्हें कह दे कि जी ये नहीं आने, या आपके यहाँ से फॉलिकल्स ही ख़त्म हो गए, ये अब आने ही नहीं है, ये परमानेंट है, ये बढ़ेगा, ये कम नहीं होगा। अब उसकी जेब में अगर पैसे हैं तो और वो ट्रांसप्लांट कराना चाहता है, ठीक है, या विग लोग लगाते थे या कुछ भी है, तो वो कर सकते हैं। मैं यूनिवर्सिटी में जाती थी, 23 इयर्स ओल्ड थी, तो वहाँ पे चूँकि चलना बहुत पड़ता था, बहुत ज़्यादा हमें भागम दौड़ करनी पड़ती थी, पता ही नहीं चलता था सुबह से शाम कब हो गई, इतना चल लेते थे। तो इसी तरह जब मैं घर वापस आई एक दिन, तो आके मैंने अपनी सॉक्स जब उतारी तो मैंने देखा कि मेरी टांगों के ऊपर रेड कलर के इतने बड़े बड़े रैश बन गए थे, जो कि मेरे एंकल से स्टार्ट होके मेरे नीज तक आए हुए थे। ठीक है, और वो इस तरह लग रहा था जैसे मेरी स्किन जल गई है, बर्न हो गई है, दोनों टांगों के ऊपर बहुत ज़्यादा रेड रैश थे। मैं बड़ी परेशान हो गई, मैंने कहा चलो स्किन के डॉक्टर के पास चलते हैं जी, ये तो कोई एलर्जी हो गई है मुझे। जब स्किन के डॉक्टर के पास गई तो उसने कहा ये तो स्किन का इशू ही नहीं है। तो मैंने कहा फिर मैं किस डॉक्टर के पास जाऊँ? कहते आप किसी भी फिज़िकल जो है प्रैक्टिशनर उनके पास चले जाएँ। मैंने कहा ओके। उनके पास गई हूँ तो उन्होंने कहा कि भई आपकी जो पूरी बॉडी की निस्बत ना आपकी टांगें थोड़ी-सी वीक हैं, जिसकी वजह से आपकी जो कैपिलरीज़ हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं जब आप थोड़ा ज़्यादा चलती हैं या किसी किस्म का कोई स्ट्रेस लेती हैं। तो उसके बाद से लाइक 23 साल से लेके अब तक मेरी लाइफ में जब भी मैं बहुत ज़्यादा हेक्टिक रूटीन में जाती हूँ या थक जाती हूँ, तो सेम प्रोसीजर अभी भी मेरे साथ होता है कि मेरी टांगें इतनी ज़्यादा जल जाती हैं और वो घुटनों से भी ऊपर आ रही होती है अगर मैं उसे फौरी तौर पे कंट्रोल ना करूँ। तो इसकी रीज़न क्या होती है? परप्रिक रैश मोस्ट लाइकली होगा, मैंने देखा तो नहीं जो आप कह रही हैं। अगर उन्होंने, डॉक्टर साहब ने आपको ये कहा कि ये शायद कैपिलरीज जो स्मॉल वेसल्स हैं वो शायद बस्ट आउट कर जाते हैं। यूजुअली टांगें ज़्यादा देर लटकाने से और ज़्यादा देर खड़ा रहने से या ज़्यादा देर चलने से, अगर आप कहते हैं डिपेंडेंट पोर्शन में लगती है, टांगों पे थोड़ी स्वेलिंग भी हो जाती है। और कुछ लोगों को जब ये बहुत ज़्यादा देर रहती है तो उसे हम वेरिकोज वेन्स कहते हैं, जो वेन्स उस साइड की हैं वो स्वेल कर जाती हैं। अच्छा। और उसकी वजह से ख़वातीन में पर्टिकुलरली अगर वो प्रेग्नेंट हो गई हैं तो उसके यूट्रस 9 महीने, चूँकि उसका प्रेशर रहता है पेल्विस पे, तो वीनस रिटर्न कम होता है, तो वो वेरिकोज वेन ज़रा ज़्यादा हो जाती हैं। लेकिन अगर वो सिर्फ़ और सिर्फ रेडिश रैश था जो कि बाद में डिसअपीयर भी हो गया, उसकी मल्टीपल रीजंस हो सकती हैं। लेकिन परपरा अगर वो था तो प्लेटलेट्स कुछ लोगों के कम होते हैं, ठीक है। कुछ के प्लेटलेट्स की तादाद ठीक होती है लेकिन उनका फंक्शन ठीक नहीं होता, या कोई ऐसी हार्मोनल चेंजेस, ख़वातीन में कई बार इमोशंस के साथ हार्मोन्स का बहुत
ताल्लुक़ है। तो फीमेल हार्मोन्स जो हैं उनमें भी थोड़ी सी भी अगर अप्स एंड डाउन्स आती हैं, ठीक है, किसी वजह से वो हार्मोन्स ले रही हैं, डॉक्टर ने उन्हें दे दिए है जी आपको पीसीओएस का ख़तरा है, या आपको कोई भी मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ हैं, कुछ भी हैं, उसमें भी ब्लीडिंग टेंडेंसी ज़रा ज़्यादा हो जाती है। और टांगें चूँकि ज़्यादा डिपेंडेंट पोर्शन में नहीं, आप कहती हैं कि बहुत ज़्यादा हम चलते थे, बहुत ज़्यादा या देर खड़े रहते थे या चलते थे, उसकी वजह से थोड़ी उस साइड पे अगर स्किन के नीचे ब्लीडिंग हुई तो दैट कुड बी ए कॉज। तो उसमें वो मेडिसिन को एडजस्ट करना होता है थोड़ा सा। आप उन दिनों में विटामिन ई वगैरह डॉक्टर्स आपको रिकमेंड कर देते हैं और आपको ये समझा देते हैं कि आप फिर स्टॉकिंग्स पहने दूसरा उस साइड की, ताकि वेंस को सपोर्ट रहे एक्सटर्नल, और आप लॉन्ग स्टैंडिंग ना करें, ज़्यादा देर टांगें लटका के ना बैठें। और रात को जब आप लेटें तो आपकी लेग्स थोड़ी सी जो हैं उनके नीचे आप कोई कंबल 3-4 तहें करके रख लें तो लेग्स थोड़ी सी एंगल पे होंगी, तो वो जो डिपेंडेंट ओडीमा हुआ था वो ठीक हो जाएगा। सुबह उठेंगे तो वो ठीक हो गया होगा। 20 साल की उम्र में औरतों की शादियां अगर कर देंगे तो क्या वो मेंटल लेवल पे उतनी डेवलप हो चुकी हैं? क्या शादी से उसके मेंटल लेवल की ग्रोथ रुक जाएगी? नहीं रुकेगी। उसकी असल उसकी जिस वक्त वो प्रेगनेंसी से गुजरती है, जब वो एक बच्चे की केयर से गुजरती है, जब वो एक ससुराल से डीलिंग उसकी तो प्रैक्टिकल ऑन जॉब ट्रेनिंग शुरू हो गई है। ठीक है, चलिए मैं अब आपको इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। एग्जांपल से बात करते हैं तो शायद आप मेरा पॉइंट भी समझ सकें। मेरी रिलेटिव्स में एक बंदी इस तरह की है जिसके घर में सिर्फ बात ही इस तरह होती थी कि भाई आप बड़ी होगी तो बड़ी होके शादी हो जाएगी। अच्छा, ये उसके घर में होता मतलब था। उसका घर का एनवायरनमेंट इस तरह का था कि पढ़ लो जितना पढ़ना, उसके बाद आपकी शादी हो जाएगी। शादी करनी है। शादी हो गई, आफ्टर 3 और 4 मंथ्स या 5 मंथ्स प्रेगनेंसी हो गई। तो प्रेगनेंसी के बाद तो जी जिस लेवल का डिप्रेशन स्टार्ट हुआ, वो हर 6 मंथ के बाद डिप्रेशन स्टार्ट होता है। और वो इस चीज़ पे होता है कि मैंने क्या लाइफ गुजारी हूँ, मैं घर में बंद हो गई। अब मेरी लाइफ सिर्फ यही है कि सुबह मैं उठूँ, खाने बनाऊँ, बच्चे पैदा करूँ, बच्चों को देखूँ, और उसके बाद मेरी अपनी लाइफ क्या है, मैं कैसे ज़िंदा रह रही हूँ। और उसका ये डिप्रेशन कोई 10 दफ़ा अच्छे डॉक्टर साइकेट्रिस्ट डील कर चुके हैं, लेकिन अभी तक भी वो डिप्रेशन कम नहीं हो रहा। कभी उसको लगता है मुझे अपने खामद की साइड से इंपॉर्टेंस नहीं मिल रही, खामद इंपॉर्टेंस देना स्टार्ट करता है तो उसको लगता है मैं घर में खुश नहीं हूँ, घर से खुश होती है तो उसका कोई और पॉइंट स्टार्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वो शायद यहाँ से बहुत इमेच्योरिटी थी। अब आगे आप बता कसूर नहीं है, आप बता दें। अल्लाह ने ये मशीन कंप्लीट कर दी थी 15, 16, 17 साल तक, ये बन गई थी। अब वो 2 पाथ्स में से एक पाथ पे है, वो नाशुक्री पे है, वो हर कंडीशन में नाशुक्री पे है। उसको बच्चे भी मिल गए, उसकी शादी भी हो गई, छोटी एज में शादी, छोटी एज में शादी। वो ये समझ रही है कि ये छोटी एज पे शादी की वजह से शायद मेरे साथ ऐसे हो गया है। उसके मुकाबले में एक और लड़की है जिसकी 26 साल की उम्र में शादी हुई है, ठीक है, उसके बेबी ही नहीं हो रहे 30 साल की एज तक, ये भी 30 पे पहुंच गई, उसके बेबी भी हैं, उसके बेबी नहीं हो रहे। वो इस डिप्रेशन में है कि मेरा बेबी नहीं हो रहा, ठीक है। ये इस डिप्रेशन में है कि जी मैं घर में बंद हो गई। वो मल्टीनेशनल में काम कर रही है लेकिन डिप्रेस है कि मेरा बेबी नहीं है, ठीक है। ये डिप्रेस है कि बेबी तो है, हर चीज़ है, लेकिन मैं फ्री जो फिरना था मेरी डोमिनेंस नहीं है। अच्छा, इसको जॉब पे ले जाए, जॉब पे जाके इसको फिर डिप्रेशन हो जाएगा। इसको ये डिप्रेशन होगा कि मुझे सीईओ की जॉब नहीं दी है, मुझे तो बहुत निचली जॉब दी है। ये सीईओ की जॉब पे चली जाएगी तो ये फिर डिप्रेशन में होगी कि नहीं, लेकिन मैं ओनर तो नहीं हूँ ना, ठीक है। ये नाशुक्री अप्रोच है उसकी अप्रोच है। तो इसमें अर्ली शादी और लेट शादी नहीं है। अल्लाह, उसको वापस अपने ओरिजिन पे जाना पड़ेगा। उसको सबसे पहले अल्लाह से दोस्ती करनी पड़ेगी। यार अल्लाह ने गलत नहीं किया होगा, कोई मेरी गलती है। लेकिन अगर वो जाना ही ना चाहे, उसके पास चॉइस है, ना जाए। आपका फ़ोन है, आप उसमें ना यूज़ करें ऐप, कैलकुलेटर इसमें से ना यूज़ करें, वैसे बैठ के करते रहें कि 370 और 780, लेकिन आप अल्लाह को लिफ्ट कराने पे नहीं तैयार। तो अल्लाह से ज़्यादा किसके नखरे हैं? वो कह रहा है मैं सबसे हसीन हूँ। नहीं तो ना सही, तेनू चाह नहीं, सानू परवाह नहीं, ठीक है। वो तो वैसे ही बेनियाज है, ठीक है। तो वही उस अल्लाह से अगर जुड़ जाए, उसको पता चले कि मेरा अल्लाह तो मुझे अभी भी इतना प्यार करता है, ठीक है, तो सबसे पहले तो वो डिप्रेशन ख़त्म होगा। आता है मुझे पोस्टपार्टम साइकोसिस जो है ना, मोस्ट लाइकली उसे प्रेगनेंसी के बाद हुआ है। ये अर्ली प्रेगनेंसी का उसमें रोल नहीं है, अर्ली शादी का रोल नहीं है। ये किसी भी प्रेगनेंसी में कुछ ख़वातीन को डिलीवरी के बाद शदीद डिप्रेशन हो जाता है, उसको पोस्टपार्टम साइकोसिस हम बोलते हैं। उसमें इस हद तक भी हो जाता है कि वो अपने बच्चे को मार देती हैं। हाँ, और बच्चे का गला ही कॉट में दबा देंगी, ब्लू बेबीज़ जो हैं, और वो ये वहीं की बीमारियां थी,
ठीक है, अब इधर भी आ गई हैं, ठीक। हो क्या रहा है, नाशुक्री और आपके अंदर इंटरनल हार्मोन्स, ठीक है, ये मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं उसमें। 30 के बाद भी ये कभी भी मतलब हो सकता है, ये अगर कभी भी हो प्रेगनेंसी सकता है, 20 में हो ये जाए, कभी 30 भी, में हो ये जाए। कभी भी हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये कभी भी हो जाएगा। अगर काकी को कोई हार्मोनल इम्बैलेंसेस नहीं है, वो उसकी नॉर्मल ग्रोथ हुई है और वो 16, 17, 18 ईयर्स पे रेगुलर हार्मोन्स हैं, सारा कुछ ठीक है, उसकी जल्दी प्रेगनेंसीज होंगी। ये गायनी की सारी डॉक्टर्स आपको बता देंगे 18 के बाद। उसकी जितनी जल्दी प्रेगनेंसीज हों, जितनी जल्दी फैमिली कंप्लीट करके, उतनी जल्दी वो स्लिम स्मार्ट भी रहेगी, उन्हें फीड भी खुद कराए, सारा कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। जितनी लेट जाएगी, कॉम्प्लिकेशंस भी होंगी प्रेगनेंसीज में, ठीक है, ये मेडिकल बातें हैं, ठीक है। अगर उसकी लेट शादी हो रही है, लेट प्रेगनेंसीज हैं, प्रॉब्लम्स ज़्यादा बढ़ जाती हैं, ठीक है। डिलीवरी के अंदर भी गायनी वाली खातून के लिए मसले बने होते हैं, लेकिन जितनी जल्दी नेचर ने उसको तैयार कर दिया है, ठीक है, और उसके ऊपर फल लगना ही लगना है। उसके फल की उसको मालिक ने अगर देना है, ठीक है, तो उसके बाद उसने जितनी जल्दी वो ड्यूटी कर ली, वो अच्छी बात है। हमारा मेडिकल में उसका इलाज नहीं है। अच्छा। मैंने उन सारी ख़वातीन से, कभी मैं कहता हूँ बलूचिस्तान से लेके अमेरिका से भी फ़ोन आते हैं, तो मैं उन बच्चियों को प्यार से ये कहता हूँ कि बेटा अपने आप से प्यार करो, अपने आप को पहचानो। अरे ये अजीब फ़िक्र है, आप है कह रहे हैं मैं अपने आप को पहचानती हूँ, मुझे पता है मैं कौन हूँ, या मैं अपने आप से प्यार करती हूँ। तो मैं कहती नहीं, आप नहीं करती हैं, चलें अपने नाम से स्टार्ट कर लें। कहती क्या मतलब है? मैं आपका नाम, आपका किसने नाम रखा था? अम्मी ने रखा था, पुप्पो ने रखा था, खाला ने रखा था। ज़्यादातर कहती हैं कि मुझे नाम पसंद है, कुछ कहते हैं मुझे नाम भी नहीं पसंद है। अब फड्डा ये पड़ा हुआ है, नाम भी नहीं पसंद है, तो यार बदल ले, ठीक है। ऐसे है। अच्छा, मैं उसे कहता हूँ कि नहीं, ये नाम से ही आप प्यार कर लो। वो कैसे करना है? तो ये एक रेमेडी है उनकी, यूँ समझ लें। साइकोलॉजी वाले कहेंगे कि डॉक्टर साहब जो है ना, ये CBT करा रहे हैं उसे, ठीक है, लेकिन बिहेवियरल थेरेपी उसको करा रहे हैं। मैं फ़ोन पे उन्हें, मैं उनमें से बहुत से नहीं मिला आज तक, लेकिन पोस्टपार्टम साइकोसिस ट्रीट हो गया जिसका दुनिया में इलाज नहीं है। तो मैं उन्हें कहता हूँ बेटा आपका नाम जो है ना, असल में अब्बू ने नहीं रखा हुआ। नहीं, ये मेरा नाम तो, ये खुशबू नाम मेरी अब्बू ने रखा हुआ है। मैं कहा बेटा उन्हें क्या पता था आपने बड़े होकर बू छोड़नी है, खुशबू छोड़नी है, तो वो कैसे आपका नाम रख सकते हैं कि आपका महक नाम रख दें? तो फिर किसने रखा था? मैं कहता बेटा ये आपके पैदा होने से भी 4000 साल पहले ना, जो आपसे बहुत प्यार करता है ना, जिसने आपसे खुशबू फैलानी थी, उसने आपका नाम रखा था। अल्लाह ने? मैंने जी बिल्कुल, उसने लिखा था फ़लाँ घर में फ़लाँ दिन फ़लाँ टाइम पे खुशबू पैदा होगी। मैंने कहा बेटा टाइम आते साथ ही वो फरिश्तों की दौड़ें लगवा देता है कि खुशबू को ले जाओ, खुशबू के सांस ले जाओ, खुशबू का रिस्क ले जाओ, खुशबू को यहाँ से। फिर वो सारा दिन यही होता रहता है, फरिश्तों की ड्यूटियाँ लगती रहती है, उसको बचाओ, उसको बुलाओ, उसके आइडिया डालो, उसको ये करो, उसको वो करो। तो आपका अल्लाह तो आपको इतना प्यार करता है, लेकिन आप अपना नाम भी प्यार से नहीं लेते। डॉक्टर साहब अपना नाम कौन लेता है? ये तो दूसरे लेते हैं। मैं कहा आप आंखें बंद करें, अपने दिल में अपना नाम प्यार से पढ़ें। थोड़ी देर कहती डॉक्टर साहब मुझे बड़ा रिलैक्स फील हो रहा है। मैं कहते आपने चलते फिरते सिर्फ एक हफ़्ता आपने दिल ही दिल में, जब भी आप फारिग हैं, आपने अपना नाम दोहराते रहना है। तो इससे क्या होगा? मैं कहा बेटा 8वें दिन देखेंगे, माशाल्लाह। लेकिन पहले 4-5 दिन आपको बड़ा वियर्ड लगेगा, मुश्किल लगेगा, कोई बात नहीं। हाँ, किसी और को ना बताना, लोग ऐਵੇਂ मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे, आप इसको छोड़ दो। और सोते वक्त तो ज़रूर लेना आपने कोई और रिसाइटेशंस नहीं करनी, आपने सिर्फ अपना नाम रिसाइट करना, ज़ुबान भी नहीं हिलानी, होंठ भी नहीं हिलाने। आपने अपने दिल ही दिल में प्यार से अपना नाम लेते रहना, लेकिन लेना प्यार से है। की इज़ लव, ठीक है। चूँकि मेरा ये कहना है कि 32 सालों में मैंने देखा है कि नफ़रत हर बीमारी का रूट कॉज है, और नफ़रत का इलाज बेगरज प्यार है। तो आपसे कोई नहीं प्यार करता, तो आप खुद तो कर लें अपने आप से प्यार। तो आप अपने नाम से ही शुरू कर लें, तो आप अपना नाम प्यार से लेना शुरू करें। हफ्ते के बाद जो बंदा मेरे से फ़ोन पे बात कर रहा होता है वो डिफरेंट होता है। हमने लेडीज़ की तो बात कर ली, तो जो बॉयज़ भी माशाल्लाह 25-26 की उम्र में उनकी भी शादियां हो जाती हैं, तो उनमें भी कोई हार्मोनल चेंजेस या आफ्टर मैरिज कोई इस तरह के मेजर चेंजेस आते हैं? हार्मोनल चेंजेस तो जो उसमें आनी थी। हाँ, उसको एक काकी मिल गई है, तो हमारे लोगों में तो ज़्यादातर लोगों का या बच्चों का ख्याल ही ये होता है। और जितनी लेट शादी हो रही होती है, ऊपर से अगर उसने वाकई सच्ची मुच्ची रोज़ा रखा होता है, तो वो तो समझता है कि सारा शादी शायद सिर्फ एक सेक्स मशीन मिल गई है उसको, हालांकि बेवकूफ़ी होती है या उसे नहीं समझ होती। इसमें भी नेचर ने बिल्कुल आपकी हर चीज़ डिसाइड की होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता बैलेंस हो जाते हैं, लेकिन 25,
25-26 या लड़के जिसकी शादी लेट होती है, जिसको तरसा के चीज़ मिली होती है ना, उनकी कदर बड़ी होती है, ठीक है। लेकिन काको की फिज़ीक और वो सारा कुछ कंप्लीट उनका भी 20-30 में फाइनल विगर आ गई होती है। तो कई उनमें मैं आपको भी बता दूं कि मेरे तजर्बे में ये आया कि जिन लोगों ने, ये बड़ा क्रूशल लाइफ का टाइम है ये 20 और 30 के दरमियान, बिल्कुल, जिन्होंने ये जवानी आने के बाद 30, 35, 40 तक जिन्होंने एरोगेंस में लाइफ गुजारी है, मैंने उनको 40 तक मुंह की खाते और फेलियर के तौर पे देखा और तकलीफ़ों में देखा है। जो अपने हाथ से उन्होंने बोया है वो उन्हें काटते देखा है। जिनको मैंने इंतहाई हम्बल देखा है, चाहे वो हाई अचीवर्स है, उन्होंने डिग्रियां भी अच्छी ले ली हैं, उन्होंने अच्छा कैरेक्टर अच्छा था, लेकिन उसके बावजूद वो बहुत हम्बल थे अपने एल्डर्स के साथ, अपने टीचर्स के साथ, अपने सीनियर्स के साथ, जनरल मुआशरे के साथ, अपनी बीवी के साथ, अपने पेरेंट्स और इन-लॉज के साथ। मैंने इन लोगों को 40 से भी पहले दुनिया में ही जन्नत के मज़े लेते देखा। माशाल्लाह। तो मर्दों के लिए, मर्द के पास ताकत है ना, लेकिन ताकत होना बड़ी बात नहीं है, ये तो उसका कमाल नहीं है, ये तो अल्लाह ने बनाया उसको, ठीक है। तो उस ताकत को कंट्रोल करना और जुडिशियसली उसको यूज़ करना, ये है असल कमाल। तो वो अगर उस ताकत के होते हुए वो कमा के ला रहा है, वो बेसिकली मेरा रिस्क जो है वो मेरा नहीं है, वो मेरी बीवी, बच्चे, माँ बाप, बहन भाइयों के लिए है। मैं सिर्फ एक डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। लेकिन एक बंदा मैं ला के अपने माँ बाप, बहन भाइयों के साथ या अपनी बीवी बच्चों के साथ शेयर कर रहा हूँ और उन्हें कह रहा हूँ बड़े प्यार से और खामोशी से, और उसमें बिल्कुल नहीं शो कर रहा कि मैं उनके सर पे कोई एहसान कर रहा हूँ, बल्कि उसे अपनी ड्यूटी समझ रहा हूँ, उसे एक ऑनर समझ रहा हूँ कि अल्लाह ने मुझे ये मौका दिया। उसकी जगह एक भाई जो है वो ला के जताई भी जा रहा है सबको, मैं ही करूँ, मैं लेकर आता हूँ, ख्याल नहीं करते, या उन्हें कह रहा खाओ याशी करो, तुम भी ये गाड़ी में बैठ के देखो ये कैसी होती है, ये वो। लोग उससे वो ले तो लेंगे मजबूर जो होंगे, लेकिन उनकी दुआ उसके लिए पता क्या निकल रही होगी, अल्लाह हमें भी ये मौका दे, यानी तू भी अब उस सीट पे आए, तेरा भी हाथ ये हो, तो फिर हम भी यूं करें और अब हमें इसे रेसिप्रोकेट करें। कोई इंसान अपने आप को दूसरे से कम नहीं देख सकता, बेशक ऐसा, ठीक है। तो ये दुआ की जगह बद्दुआ ले रहा है, बिल्कुल सही, ठीक है। और सूनर और लेटर इसका हाथ ऐसे होना ही होना है, गुरूर का सर नीचा होना ही होना है, ठीक है। एरोगेंस जो है ना, वो आखिरकार उसने कहीं ना कहीं नीचा, हर पहाड़ से ऊपर कोई पहाड़ निकल आना है, ऊँट ने किसी ना किसी पहाड़ के नीचे आना ही आना है। सब इंसान एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, तो आपको जल्द ही उनका भी कोई ना कोई एहसान लेना पड़ेगा, फिर आप शर्मिंदा होंगे, ठीक है। तो जिन लोगों ने, जिन मर्दों ने आजिज़ी के साथ, ताकत होते हुए, ब्यूटी होते हुए, सेल्फ सफिशिएंट होते हुए बांट के खाया है और प्यार से खाया है, दोस्तियां निभाई हैं, प्यार निभाया है, वो ज़्यादा कामयाब है। ड्यू टू सम रीजंस, कोई करियर की वजह से, कोई फैमिलीज़ की वजह से, ऑब्वियसली रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स आती हैं और शादियों की तरफ जल्दी नहीं जाती कम्युनिटी, तो बहुत ज़्यादा हमारे मीडिया क्योंकि बहुत वास्ट हो गया, तो सेल्फ प्लेयर की वजह से बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ इस तरह की करें, तो उसकी वजह से भी क्या हमारी ये सारी चीज़ें डिस्टर्ब होती हैं? क्या हमारी शादी के बाद वाला टाइम भी डिस्टर्ब हो सकता है? आपको इमली पसंद है खानी? कभी खाई? नहीं, बहुत कम खाई ज़रूर है, लेकिन पसंद नहीं है। आपको पसंद नहीं? ज़्यादातर लोगों को इमली पसंद होती है, या खट्टी अच्छी लगती है, खट्टी चीज़। लेकिन इमली का ख्याल आते साथ ही मुंह में खट्टा पानी आता है, या आता है पानी मुंह में, कहता पानी भर आना आता है, तो कहते हैं ना, बिल्कुल ऐसा आता है। इसी तरह अगर एक बच्चे को, 5 साल के बच्चे को, वो आजकल फ़ोन पकड़ लेते हैं वो, ठीक है, 4 साल के बच्चे को उसके सामने आप वीडियो चला दें, पॉर्न मूवी, उसे तो कुछ नहीं पता चलेगा, उसे समझ नहीं आएगी। लेकिन 7-8 साल वाला जो है वो अगर देख लेगा तो वही एक्सपेरिमेंट बहन से या भाई से करने की कोशिश करेगा, पता उसे नहीं है ये क्या है। 9-10 साल का तो पता चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अभी मैं बात कर रहा था कि प्यूबर्टी के बाद 18-20 तक शादी कर देने की, जब आप नहीं करेंगे तो वो सेल्फ प्लेयर में जाएंगे, और नेट की वजह से अब ये पॉर्न मूवी तो उनके सामने आनी है, बार बार आनी है, ना भी आए तो सजेस्टिव नॉवेल्स, सजेस्टिव फिल्में जो
एक्स रेटेड ना भी हो, ट्रिपल एक्स, वो सिंगल एक्स ही हो, उसमें इशारे भी वैसे। अगर अब वो रोजा ये तोड़ रहे हैं तो उनकी इस चीज का इफेक्ट उनकी शादी के बाद क्या हो सकता है? शादी के बाद ये हो सकता है अगर एक बंदा बहुत ही ज्यादा सेक्सुअल परवर्शन में पड़ गया, ठीक है ना, जैसे वो एक बंदा है वो उसको रोज नई लड़की की आदत पड़ गई है, तो वो अपनी बीवी के साथ तो वो दूसरे दिन तो उसके साथ लेटने को दिल नहीं करेगा, गलत साइड पे जाएगा। और मर्दों में तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ है, लेकिन तौबा की गुंजाइश आपके पास होती है आखिर तक। आप कभी भी रिवर्सल कर सकते हैं और सेहत हासिल कर सकते हैं। सेहत आएगी प्योरिटी के साथ लग के, अल्टीमेट प्योरिटी सिर्फ अल्लाह है। तो आप वापस इससे जहाँ हमारी कनेक्ट करेंगे बॉडी में कोई निकल जाएंगे। डिजीजेस भी बन सकती हैं। बिल्कुल डेवलप होती है, वो बिल्कुल डेवलप होंगी ना। आप किसी भी चीज़ को बैलेंस से ऊपर ले जाएंगे, इम्बैलेंस में जाएंगे तो उसके इम्पैक्ट आएंगे आपके। आप एक बंदा दिमाग में सोची हर वक्त पुठी बातें जा रहा है तो उसके वो हार्मोन्स पीक पे जाएंगे, लेकिन जो उसके ग्लैंड्स हैं जिन्होंने वो हार्मोन प्रोड्यूस करने हैं वो एक खास हद तक प्रोड्यूस करेंगे ना। 40 पे जाके वो खत्म हो जाएगी मशीनरी, या 50 पे जाके खत्म हो जाएगी। आपने खामखाई ओवर यूज कर लिया उसको, ठीक है। उसकी बजाय एक खातून या एक मर्द है, उसकी बड़ी बैलेंस्ड अप्रोच थी और उसने इस चीज़ को अपनी लाइफ में एक पार्ट था उसका, ठीक है। उसने काम के वक्त काम किया, इश्क के वक्त इश्क किया, ठीक है, और प्यार के वक्त प्यार किया, और सिर्फ अपने पार्टनर के साथ किया जहाँ दिल कर रहा था। उसने इसको एक मशीनी अंदाज नहीं बनाया हुआ था, ठीक है। तो वो 60 साल की उम्र में भी सेक्सुअल हेल्थ भी उसकी बेहतर होगी। अक्सर लड़कियों की बॉडी में ना फाइब्रॉइड्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं, इसकी क्या रीज़न होती है? क्या ये भी फाइब्रॉइड्स आपके यूट्रस में जो बनना शुरू हो जाते हैं या कुछ चीज़ें। मेरी एक बात याद रखना, नफ़रत हर बीमारी की जड़ है। नेगेटिव थॉट स्टार्ट है, उसके बाद हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस जब आएगा, यूट्रस का कोई काम है, यूट्रस का तो काम था, वो तो वो वाली ग्राउंड थी, वो वाली खेती थी जिसमें बीज बोना था और उसमें फल लगना था, ठीक है। उसमें अब ये मोटे मोटे फाइब्रस टिश्यू बन गए हैं जो कि उसके नेचुरल टिश्यू से डिफरेंट है और किसी काम के नहीं है। और ज़्यादा बड़े बन जाएंगे तो वहाँ पे वो पौधा लगाने की जगह नहीं बचेगी, ठीक है। सर्जरियाँ करके निकालने पड़ जाएंगे, या कई बार ऐसा है खुदा न खास्ता उसमें कैंसरस चेंज आ जाएगी, ठीक है ना। तो उसमें मल्टीपल फैक्टर्स ज़रूर हैं अननेचुरल होने के, ठीक है। सेक्स का भी अल्लाह ने एक तरीका बता दिया, ठीक है। लोग अननेचुरल पाथवेज पे जा रहे हैं, ठीक, और उसके हक में दलीलें भी बड़ी बड़ी ला रहे हैं। इट इज़ ऑल रॉन्ग। आपके जो मुंह का फ्लोरा है, जो आपके यहाँ नॉर्मल जरासीम अल्लाह ने रखे हुए हैं, हमारे काम के हैं, हमारे फ़ायदे के हैं। इस मुंह में जो जरासीम है, जो नाक के जरासीम है उनका कोई और काम है, जो कान के जरासीम और है, इसी तरह जो जेनिटल एरिया के जरासीम है उनका कोई और काम है। आप इन्हें अगर आपस में मिक्स करेंगे ना तो कुछ भी प्रोडक्ट निकल आएगी, तो नतीजे कुछ और भी हो सकते हैं, और हार्मोनल चेंजेस भी उससे आ रही होंगी। आपको 2 मिनट का सेल्फ प्लेयर या एक्स्ट्रा प्लेयर जो है उसकी कॉस्ट बाद में बहुत ज़्यादा देनी पड़ सकती है। एट द सेम टाइम जो आपकी नेगेटिव थॉट्स हैं वो आपको भी इफ़ेक्ट करती हैं, दूसरे को तो करती ही करती हैं। हसद जो है मेरे दिल में है ना, मैंने एक्सप्रेस नहीं किया, तो आपको उससे क्या नुकसान हो रहा है, लेकिन कोई आपका नुकसान तो हो रहा है जो अल्लाह सख्ती से मना कर रहा है। तो इन फाइब्रॉइड्स का नुकसान क्या होता है? फाइब्रॉइड्स का नुकसान यही है कि वो खातून का अगर वो बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो कर जाएगा, एक तो उसका प्रेशर, उसकी बॉडी पेन, प्लस हार्मोनल इम्बैलेंसेस उसके साथ क्रिएट हो रहे हैं, मेंसेस इरेगुलर हो गए, प्रेगनेंसी नहीं हो पा रही उसकी वजह से, कई बार रिस्की हो जाता है, ठीक है। तो ये खुद से पता चल सकता है, लाइक अगर अब मैं चेकअप नहीं करवाती, 1 साल में कोई 1, 2, 3 दफ़ा नहीं करवा पाती, तो अगर मेरी बॉडी में कुछ इस तरह का बन रहा होगा तो क्या मुझे खुद से पता चल जाएगा कि यार नहीं, कुछ तो प्रॉब्लम आ रहा है? हमारे पास आजकल 70% पेशेंट गूगल से आ रहे हैं, ठीक है। डॉक्टर साहब मैं बहुत बीमार हूँ। मैंने कहा आपको कैसे पता चला? मैंने गूगल पे पढ़ा है, ठीक है। तो फाइब्रॉइड्स भी आपको साल में 3 बार किसी से चेक कराने की ज़रूरत नहीं है। अपनी थॉट पॉजिटिव रख, अपने अल्लाह से जुड़ के रख कि मेरा अल्लाह मालिक है। अगर वो हो जाते हैं तो कोई ऐसी नहीं है ख़तरनाक चीज़। लेडी डॉक्टर्स उसके लिए आपको अर्ली स्टेज पे है, वो थोड़े से आपको हार्मोन्स, अगर हार्मोनल इम्बैलेंस हो, कई बार आपको डाइटरी एडवाइसेस, कई बार आपको वो लाइफस्टाइल एडवाइसेस वो चेंज करने के लिए कह देते हैं, डिपेंडिंग ऑन एज। 20 और 30 में बड़े कम होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपकी शादी भी हुई है, आप चाइल्ड बियरिंग एज पे, आपकी प्रेगनेंसीज भी होनी है और फाइब्रॉइड बहुत बड़ा पड़ा हुआ है, तो फिर उस हिसाब से वो एडवाइस देते हैं कि नहीं यार, इसमें आपके प्रेगनेंसी होने के चांसेस कम हैं, इसको पहले रिमूव करवाएं या सर्जरी करा लें। मुख्तलिफ अप्रोचेज हैं उसके। ये क्वेश्चन मैंने इस वजह से पूछा था क्योंकि एक प्रॉब्लम से मैं गुजरी थी आज से 5-6 साल पहले।
हेमरॉइड्स बन गए थे। हेमरॉइड्स बन वो जाते, जी, जी। कॉन्स्टिपेशन अगर आपको रेगुलर रहती है, क्योंकि मेरा खाना पीना बहुत नॉर्मल सा था, बहुत मतलब खा लिया तो खा लिया, नहीं खाया तो कॉन्स्टिपेशन को इतना कभी सीरियस ही नहीं लिया। कॉन्स्टिपेशन बीमारियों की माँ है। कॉन्स्टिपेशन की वजह से ना मुझे हेमरॉइड हो गया था। मैं चाहूँगी कि आप, क्योंकि ऑब्वियसली डॉक्टर हैं, आप उसे आसान लफ्ज़ों में बता दें हमारी आवाम को। नहीं, आम आवाम को बवासीर का बहुत पता है। ठीक ये तो पूरी कौम ਨੂੰ बवासीर है, किसी ਨੂੰ ख्याल दी है, किसी ਨੂੰ सोच दी है। ठीक है। पेट वाली तो बड़े कम को है। किसी भी एज ग्रुप के लोगों हाई फाइबर डाइट, वो आपके खाने में फल सब्जियां ज़रा ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है। मैदा, बेकरी, सोडा बेक चीज़ें ये कम होनी चाहिए। आपकी बैलेंस डाइट आजकल तो हर एक को पता है कैसे है, लेकिन आपके फल सब्जी ज़रा ज़्यादा हो, पानी आपके खाने के शुरू में हो। अच्छा, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी ना लें, किसी चीज़ में एक्सट्रीम्स पे ना जाएं, ठीक है। और आपको अल्लाह ने जो हलाल कर दिया है उसे हलाल तरीके से खाएं और ज़िंदगी में हौसला रखें, दोबारा मिल जाएगा। इस तरह ना खाएं कि आखिरी खाना खा रहे हैं, ठीक है। ना ही इस तरह खाएं कि नहीं मैंने नहीं खाना, मुझे ये भी नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं पसंद, मुझे वो भी नहीं। कद्दू टींडे तो खाने ही नहीं है। आखिर कद्दू टींडे का भी आपकी ज़िंदगी में कोई रोल है? बाद में ये एक हकीम साहब हैं, इलाज बिल ग़िज़ा करते हैं, वो तो बंदों को 90% बंदों को कद्दू टींडे खिला खिला के ठीक कर देते हैं, ठीक है। वो बंदा कहता है मैंने जो सारी ज़िंदगी नहीं खाई, मुझे अब खाना पड़ रहा है। तो बैलेंस पे आ जाता है ना उसकी। बेसिकली वो खैर वो उसकी बॉडी केमिस्ट्री के अंदर उसकी pH को एसिडिक से अल्कलाइन कर रहे होते हैं, उसको वापस उधर ला रहे होते हैं। लेकिन जहाँ तक बवासीर या पाइल्स या हेमराइड्स के केस है, आप जो कह रही हैं कि आपको इंजेक्शंस लगे, वो मोस्ट लाइकली वहाँ कट आ गया होगा और उसमें इन्फेक्शन हो गई होगी। उन्होंने वो आपको एंटीबायोटिक दी, वो तो एंटीबायोटिक दे के उन्होंने आपकी इन्फेक्शन ठीक की, प्लस आपको कहा कि आइंदा कब्ज़ ना होने दो। आपने अपनी डाइट ठीक की, कब्ज़ दोबारा नहीं आ गया, मसला नहीं हुआ। सबसे पहले मैंने पानी का इंटेक और स्किन के ग्लो के लिए पानी बड़ा ज़रूरी है, ठीक है। एक बात याद रखें, हमारी बॉडी में 2/3 पानी है, 1/3 सिर्फ सॉलिड है, ठीक है। और ये पानी अगर बॉडी में कम हो जाएगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, स्किन चढ़ के मुंह ही पैड़ा हो जाता है। बिल्कुल तो पानी जो है वो आपने पूरा लेना है। ये ज़मीन की जो कंपोजिशन है, अर्थ जो है इसमें 2/3 पानी है, 1/3 खुश्की है। इंसान की भी यही कंपोजिशन है। तो पानी पूरा रखें। खाने के शुरू में हल्का सा नीम गर्म पानी लें, बहुत ठंडा पानी ना लें। और खाना जो खाएं उसमें हाई फाइबर डाइट, चक्की का आटा लें, उसे छाने ना, चपाती कम रखें, सालन ज़्यादा लें। ऑयल, देसी घी, फिर मैं नेचर पे आ जाऊँगा। ऑर्गेनिक घी में अगर आप खाना मुश्किल है लोगों के लिए, लेकिन अगर वो यूज़ करें दैट इज़ फ़ाइन। हमारे जुल्म ये है कि जो ऑयल्स आपके आते हैं ना, दूसरे वेजिटेबल या एडिबल ऑयल्स, इनके डब्बों पे लिखा होता है विटामिन डे और ई और डी और ए शामिल है, वो नहीं होता। उस डेफिशिएंसी से बहुत मसले आ रहे हैं हमें, विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, ठीक है। तो वो देसी घी में वो नेचुरली होता है। अदरवाइज़ फिर आप विटामिन डी सप्लीमेंट्स लें, कैल्शियम लें, ई लें, ए लें, फ़लाँ विटामिन लें, फ़लाँ विटामिन लें, ये सारी बातें फिर डॉक्टरी हमारे हथे आ जाएगी। लेकिन अगर आप बैलेंस डाइट रखें, वेजिटेबल और फ्रूट्स, और थोड़ा सा मीट भी ले लें, थोड़ा सा कभी बीफ भी ले लें, और अगर आप गरीब हैं, आपकी नई जेब इजाज़त देती, तो आप दालें और सब्जियां और फल, इसमें भी आपका बैलेंस हो जाएगा। बिल्कुल सही। लेडीज़ का जो एक मखसूस अयाम होता है, ठीक है, उसके अंदर जो घरेलू ख़वातीन है वो तो शायद इतने चैलेंजेस फेस नहीं करती, और जो वर्किंग वुमेन है उनके लिए तो बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कि वो ऑब्वियसली बता भी नहीं सकती किसी को, और उन्होंने वो अपना प्रॉपर काम भी उस तरह लेके चलना है। तो इसमें बड़े अजीबो गरीब किस्म के मूड स्विंग्स भी हो रहे होते हैं, और कहीं ना कहीं वो भी चीज़ें आपकी इंटरनल बॉडी पे भी इफ़ेक्ट कर रही होती हैं और एक्सटर्नल पे भी कर रही होती हैं। तो उनको किसी तरह मैनेज किया जा सकता है। खुद ही एडमिट कर रही हैं कि मूड स्विंग्स भी आ रहे होते हैं, ऑब्वियसली, ठीक है। अब ये मसले हैं जो नेचुरली ख़वातीन में हैं, ठीक है, और ये नेचर में रब ने रखे हैं, क्रिएटर ने। तो जब रखे हैं तो इसका उन्हें कोई फ़ायदा होता होगा, चाहे उन्हें वो आवाज़ारी हो या हो रहा है, अनकम्फर्टेबल है वो, लेकिन अल्लाह ने वो अगर 4-5 दिन हफ्ता उनमें रखा है तो उनके लिए कोई फ़ायदा है उसमें, ठीक है ना। उसको अननेचुरली अगर वो ख़त्म करेंगी तो भी काम ख़राब होगा। बहुत सी ख़वातीन हैं जो आती हैं कि जी मैंने हज उम्रे पे जाना था, मैंने डॉक्टर साहब से पूछ के मैंने एक्स्ट्रा हार्मोन्स ले लिए कि मुझे वहाँ मेंसेस आए ही ना, वो मैंने खा लिए, लेकिन अब आज 5 साल हो गए हैं और मेरी रेगुलरिटी हो गई हुई है, और अब ये फाइब्राइड हो गए, अब ये हो गया, अब वो हो गया, वो दिन हो गया। ऐसे नहीं करना चाहिए। तो अगर आप उम्रे पे जा रहे हैं तब भी नहीं कर सकते? तो आप ना करें ना, आप वहाँ चंद दिन फिर सब्र कर लें, आप आराम से होटल में गुजारा कर लें, ठीक है। और आप अगर अल्लाह के साथ जुड़ेंगे तो ज़रा जल्दी भी आपके हो जाएगा काम। अगर वो आपको उस दिन कह रहा है कि यार हरम में आज बहुत रश है, तू ज़रा अंदर ही रह, तू होटल में रह 3 दिन, ठीक है, और तू बाद में आ जाए, ठीक है, तो अच्छी बात है। बजाय इसके कि आप गोलियां खा के वहाँ पहुँचे, वहाँ रश पड़ा हुआ था, धक्कम पेल,
ठीक है, और मज़ा भी ना आया वो अच्छा, यानी ये टैबलेट आप नहीं ले सकते? नहीं, लेते हैं लोग, ले भी सकते हैं, ये बनाई हजरत इंसान, देखिए इसमें पैसा बहुत इन्वॉल्व है, लेकिन क्यों मरवाना है मुझे, लेकिन आपकी बॉडी पे आप जहाँ अननेचुरल जाएंगे आपको उसकी कॉस्ट तो कुछ पे करनी पड़ेगी। ओह, ठीक है, ख़वातीन प्रॉपर्टीज़ रखवा लेती हैं, या शादी हो गई है या ट्यूब्स बंद करा लेती हैं। मैं आज फिर ये कहूँगा कि अपने हस्बैंड से कहें कि वो ट्यूब्स बंद कराए, या फिर वो बैरियर मेथड यूज़ करे, कॉन्डम यूज़ करे। नेवर एवर लड़कियों के साथ, औरतों के साथ, खातून के साथ ये ज़्यादती है, उसकी बॉडी से ज़्यादती है और लेटर ऑन लाइफ में भी उसके साथ ज़्यादती है। मैं क्लियर कट कह रहा हूँ, चाहे गायनी वाली सारी मेरे खिलाफ हो जाए। और ये चीज़ें इतनी कॉमन है, मतलब हमारे घरों में ये चीज़ें बुरी समझी नहीं जाती, क्योंकि उन्हें लगता है कि लाइफ चलती ही ऐसे आ रही है। नहीं, वो उस बच्ची के साथ, उस औरत के साथ ज़्यादती, उस माँ के साथ ज़्यादती है, उसके आने वाले अगले जो साल हैं उसके साथ ज़्यादती है। ये 2 ट्यूब्स बंद कर दी आपने, 2 नहरें बंद कर दी उसकी कुदरत की, बाद में वो सीवियर ऑस्टियोआर्थराइटिस, गोडे गिट्टे टांगे हड्डियाँ लेके बेचारी 50 साल की उम्र में सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जा रही होती उससे। ठीक है, नेचर ने उसमें ये सिस्टम रखा है। उसका यूट्रस मीनोपाज के बाद तो वो काम नहीं कर रहा होता, लेकिन उसके वही हार्मोन्स, उसकी बॉडी स्ट्रेंथ, उसके दूसरे बहुत सी बोन्स और जॉइंट्स के लिए हेल्पफुल होते हैं। जिन माओं ने 7-7 बच्चों को दूध पिलाए हुए हैं और बिल्कुल ठीक नॉर्मल लाइफ गुजारी हुई है, पतली दुबली भी हैं, 70 साल की उम्र में भी सीढ़ियाँ यूँ चढ़ रही होती हैं। और जिन्होंने 2-2 बेबी की है, फिर ट्यूब्स बंद करा ली, फिर फीड भी नहीं कराया, बहुत जी ख़राब हो जाएगी, वो इतनी मोटी हो के 50 साल की उम्र में, डॉक्टर साहब मेरे घुटने चेंज कराए ना स्टील के। अच्छा, आफ्टर मैरिज कुछ लोगों का ये भी प्लान होता है कि भाई हम अभी फैमिली नहीं प्लान कर सकते, 25-26 में शादियां हो जाती हैं, तो फैमिली प्लान नहीं कर सकते, और वो तब भी मेडिकेशन औरत यूज़ कर रही होती है, कर लेती हैं। तो वो मर्द को कहीं वो करे प्लानिंग, औलाद तो उसको चाहिए। ठीक है, मैं तो औरतों की साइड ले रहा हूँ, लेकिन मुझे पता है सारी गायनी की जितनी प्रोफेसर हैं वो सारी पूरे बच्चियों को कहती हैं इसके पास से नहीं गुजरना, फाइनल ईयर के लेक्चर ना डॉक्टर साहब को दे। ठीक है, तो बेटा जी वो उस वक्त प्लान कर लेती हैं, बाद में वो सारी सूरह रहमान सुन रही होती हैं 35 के बाद, सर एक बेटा ही हो जाए, एक बेटी ही हो जाए। ठीक है, वो सर IVF कराया है सर, वो भी फेल हो गया, सर IVU कराया वो भी फेल हो गया, सर अब ये मुझे एक बेबी तो मिल जाए। पहले ओदी प्लानिंग सी, हुण तुहाडी प्लानिंग है, चलेगी किसकी? एक तेरी चाहत है, एक मेरी चाहत है, होगा वो जो मेरी चाहत है। तो जहाँ आप इंसान नहीं रहे ना, आप अल्लाह ना बने यार, नहीं बना जाएगा। अल्लाह को साथ रखें, अल्लाह के साथ साथ रहें। अल्लाह ना बस नाराज़ हो, माशूक ना नाराज़ हो, माशूक को ना छोड़ें, उससे जुड़ के रहें। आप बादशाह हैं कायनात में। यानी किसी भी तरह की मेडिकेशन इस तरह की नहीं लेनी, मजबूरी हो तो करें, अदरवाइज़ तो फिर बच्चे देखें। एक खातून है वो टोटल नेचुरल लाइफ गुजार रही है, एक खातून है उसने उसमें अपने ये गोलियां टॉफ़ियाँ इस्तेमाल फरमाई हैं फॉर डिफरेंट रीजंस, गुड रीजंस और बैड रीजंस। ठीक है, कॉन्सिक्वेंस तो आएंगे कि नहीं आएंगे, दोनों सेम तो नहीं होंगे। तो कुछ लोगों का अगर आफ्टर प्रिकॉशन भी ये प्रोसेस हो गया, लेकिन अब वो फिर हमल गिराने के लिए भी तो चले जाते हैं। तो अल्लाह ने तो मना किया ना कि तुम्हारे लिए ख़तरनाक है, और ख़वातीन की जान तक इसमें चले जाती है। थोड़ा सा लेट हमल अगर गिराएं तो उसकी जान भी जा सकती है, मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस हो जाती हैं। कई बार पहला बेबी ज़ाया करा देती है कि नहीं अभी हमें बच्चा चाहिए, हमने अभी जाना, बाद में पता चलता है कि जी अब सारी ज़िंदगी माँ ही नहीं बन सकती। और वही खामन साहब जिनके साथ मिल के प्लानिंग की होती है, वो अब 10 साल बाद गन पॉइंट पे शादी कर रहे होते हैं कि नहीं मुझे मेरी अम्मी कह रही है ना, मैं क्या करूं, मुझे औलाद चाहिए, और वो बेचारी अब उसकी शक्ल देख रही होती है कि मैंने इसके साथ मिल के प्लान किया था। तो डिसएडवांटेज पे कौन गई? काकी। ठीक है, तो नेचर ने जो उसको तैयार कर दिया था पहले, प्लानिंग उसी की चलती है, याद रखिएगा। लास्ट मैसेज ये दे दें कि 20 से 30 साल तो हमने बड़े अच्छे से कवर कर लिए, नेक्स्ट आप ही हमारे साथ रहेंगे 30 से 40 कवर करने के लिए, और उसमें भी आपकी साइड से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो क्या मैसेज देंगे उन लोगों को जो ये पॉडकास्ट देख रहे हैं? आप जिस मर्जी एज ग्रुप के हैं, अपने आप से प्यार करें, मेरा मैसेज ये है। अपने आप को पहचाने, आप कौन हैं। आप सिर्फ ये बॉडी नहीं है, आप क्या हैं, आप कौन हैं। अल्लाह ने आपको इस दुनिया में इंसान बना के भेजा है, क्या आप इंसान हैं? और चाहता वो आपसे ये है कि उसने इंसान बना के तो भेज दिया, आप बंदा बन जाए।
हम्म। तो क्या आप बंदा बन गए हैं? नहीं बने तो बंदा बने।